सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? तो सही उत्तर होगा आर्मेनिया। तो अभी आईयूसीएन का सबसे नवीनतम सदस्य देश बन गया है आर्मेनिया। अभी अक्टूबर 2025 में आईयूसीएन की जो विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन हो रहा था अबू धाबी यूएई में, वहीं पे इसे अपना नया सदस्य बनाया है आईयूसीएन ने। आईयूसीएन की बात करें, फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्थापना होती है 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। और आईयूसीएन एक पुरस्कार देता है, हैरी मैसेल पुरस्कार। अभी ये दिया गया था बिप्लब कुमार तालुकदार को, जो असम से हैं। और आईयूसीएन ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया था? पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स को। अच्छा, भारत आईयूसीएन का सदस्य कब बनता है? 1969 में। और याद रखना, अभी आईयूसीएन के कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी थी सोनाली घोष, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क की निर्देशक हैं, डायरेक्टर है। और यहाँ पे कौन सा इसका सदस्य नवीनतम बना है? आर्मेनिया। आर्मेनिया ले चलता हूँ आपको मैप में, ये रहा आर्मेनिया। कैपिटल येरेवन होती है, करेंसी है आर्मेनियन द्रैम। और अभी इसी साल अगस्त में हमने पढ़ा था, अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य था दशकों पुराने नागोर्नो काराबाग क्षेत्र विवाद को हल करना। अब देखो यहाँ पे और मैं आपको क्या रिवाइज कराऊंगा, अभी जिन भी संगठनों में जो भी नवीनतम देश बने हैं, जो भी नवीनतम सदस्य बने हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो लेटेस्ट आप पहले याद रखना, अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नवीनतम सदस्य बना था मालदीव। उसके अलावा G20 का नवीनतम सदस्य बना अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है। ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट बने थे। और उसके बाद इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया 10वें नंबर के रूप में, 10वें सदस्य के रूप में। आसियान का 11वां सदस्य ईस्ट तिमोर, तिमोर लेस्ते बना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बेलारूस बना था, उससे पहले नवा ईरान बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 191 नंबर का सदस्य बना था लिंक्टेनस्टाइन, ये 2024 की ही बात है। इस लिंक्टेनस्टाइन की कैपिटल होती है वादूज। वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का मेंबर कंट्री है नाउरू। यूनाइटेड नेशन का 193 नंबर का है साउथ सुडान। नाटो का 32वां बना था स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का 100वां नंबर का बना था पराग्वे। 99 नंबर का स्पेन बना था और 101वां नेपाल बना था। अभी 107वां मालदोवा बना था। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां सदस्य देश क्रोएशिया है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बना जर्मनी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना था 9वां, कोलंबिया 10वां और उज्बेकिस्तान 11वां। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अभी 69 नंबर का मेंबर ये बना था इजराइल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश नाउरू है, 110वां। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य देश जमैका है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य देश बना था हिंडाल्को। भारत जो है ये बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। ब्रिक्स ग्रुप का नवा पार्टनर स्टेट बना था नाइजीरिया। ओपेक प्लस ग्रुप में नया सदस्य बना था ब्राजील। उसके अलावा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नवीनतम सदस्य 182 नंबर का बेलीज बना था। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश बना था हंगरी। वैसे अगर पूछे यूनेस्को से अभी कौन सा देश अलग हो रहा है, तो आंसर होगा निकारागुआ। और WHO से कौन कौन से देश अलग हो गए थे अभी? अमेरिका और उसके बाद अर्जेंटीना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड में है, इससे अभी 3 और देश अलग होने की घोषणा कर दी थी। 3 अफ्रीकी देश है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, क्या नाम है? तो आंसर होगा ध्वनि। उसका नाम ध्वनि है। तो ये भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और इसे DRDO तैयार कर रहा है। ये मिसाइल अत्यधिक गति, सटीकता और दिशा बदलने की क्षमता रखती है और इसका लक्ष्य है 2025 के अंत तक इसका पहला परीक्षण करना। ये 80% स्वदेशी होगी और इसमें हाई टेम्परेचर झेलने वाली सिरेमिक कंपोजिट का इस्तेमाल किया जाएगा। और रेंज की बात करेंगे तो 6000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। और स्पीड आपको बताइए, हाइपरसोनिक जो मिसाइल, देखो
मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो आप 3 तरह से मेजर करते हो, या तो सबसोनिक स्पीड होगी, सुपरसोनिक स्पीड होगी, या हाइपरसोनिक स्पीड होगी। सबसोनिक का मतलब हो गया उसकी स्पीड 1 मैक से कम होगी। सुपरसोनिक का मतलब हो गया उसकी स्पीड 1 मैक से ज़्यादा होगी और 5 मैक से कम होगी। और 5 मैक से ज़्यादा स्पीड है तो उसे आप कहेंगे हाइपरसोनिक स्पीड। यहाँ पे मैक का मतलब हो गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये हमारी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसका नाम होगा ध्वनि। हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो वो ब्रह्मोस है। और सबसोनिक का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो निर्भया क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल मतलब क्या हो गया? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, दागो और भूल जाओ वाली मिसाइल। तो स्पीड हमने कहा 5 मैक से ज़्यादा होगी। और ये जो ध्वनि है ये एक स्क्रैमजेट मिसाइल होगी। स्क्रैमजेट का मतलब हो गया ये उड़ते हुए हवा से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करके ईंधन का दहन करेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमें स्टार्टिंग में इसके साथ ऑक्सीजन भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, ये रास्ते में से ही ऑक्सीजन हवा से ले लेगी और उसे ईंधन दहन में इस्तेमाल करेगा। अब डीआरडीओ बना रहा है ये हमारी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम ध्वनि है। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन है समीर वी कामत और पहले चेयरमैन है दौलत कोठारी। मोटो हो गया स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने विश्वास योजना शुरू की? तो आंसर होगा ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसी ने विश्वास योजना को शुरू किया जिसे अभी लॉन्च किया किसने? तो हमारे श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया, उन्होंने इसको लॉन्च किया। अच्छा, पहले हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा पीएफ जिसे आप कहते हो। ये एक अनिवार्य रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है जो कर्मचारियों को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तो जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो तो आपका पीएफ कटता है, ये तो आपने कई बार सुना होगा। इसके अलावा जो नियोक्ता होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो भी कुछ हिस्सा अपनी तरफ से मिलाता है और इस फंड को मैनेज करता है ईपीएफओ। इस जमा राशि पर ब्याज मिलता है और रिटायरमेंट के समय ये राशि ब्याज सहित आपको दी जाती है। पर कई बार कंपनियां समय पर पीएफ जमा नहीं कर पाती तो ईपीएफओ भारी जुर्माना लगाता है, जिसके कारण कंपनियां अदालत में केस कर देती है और ऐसे ही हजारों केस अभी तक अदालत में अटके पड़े हैं। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए विश्वास स्कीम शुरू की गई है। तो इसके तहत क्या होगा? जुर्माने की जो दर है उसको घटा करके मात्र 1% प्रति माह कर दिया गया है। मतलब अगर कंपनियां समय पे पीएफ जमा नहीं कर पाती है तो 1% की पेनल्टी के साथ वो जमा कर सकती है। पर मंथ की है ये 1% जो पेनल्टी है। पहले के मुकाबले ये बहुत कम है, पहले तो 5% से ज़्यादा लगता था। तो इससे अब क्या होगा? इससे न केवल कंपनियों पर बोझ कम होगा बल्कि अटके हुए मामलों का निपटान भी हो जाएगा। तेजी से होगा और कर्मचारियों को उनका पैसा भी जल्द मिलेगा। तो यह है विश्वास योजना, इसको ईपीएफओ ने शुरू किया है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब योजनाओं की बात है, कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की और इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश ने शुरू की। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी? बिहार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को गुजरात ने। राजभवन अन्न धन योजना गोवा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब और गज मित्र योजना को असम ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये योजनाएं भी ध्यान में रखना। और जो आज हमने पढ़ी है विश्वास योजना, उसको भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया? तो आंसर होगा चूना पत्थर को। तो अभी खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को पूरी तरह से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। पहले जो है चूना पत्थर को उसके उपयोग के हिसाब से प्रमुख खनिज या गौण खनिज यानी कि मेजर मिनरल या माइनर मिनरल का दर्जा दिया जाता था। जैसे कि चूना निर्माण के लिए भट्टियों में उपयोग किया जाने वाला चूना पत्थर को गौण खनिज यानी कि माइनर मिनरल माना जाता था, जबकि सीमेंट, रसायन या उर्वरक, इस्पात या फिर अन्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले चूना पत्थर को प्रमुख खनिज यानी कि मेजर मिनरल्स माना जाता था।
पर अब कहा गया कि चूना पत्थर चाहे वो किसी भी उपयोग में आ रहा हो उसे प्रमुख खनिज मेजर मिनरल माना जाएगा। और ऐसा करने से फायदा क्या होगा? व्यापार में सुगमता आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, तो अब इसकी बाजार तक पहुंच में वृद्धि होगी। अच्छा, इसी साल की शुरुआत में हमने पढ़ा था, ये फरवरी 2025 की बात है, कि अभी 4 खनिजों को गौण से प्रमुख खनिजों में बदला जाएगा। गौण खनिज मतलब हो गया माइनर मिनरल, प्रमुख खनिज मिनरल मतलब हो गया मेजर मिनरल। तो वो कौन कौन से खनिज थे या मिनरल्स थे? बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज। और अभी हमने पढ़ा चूना पत्थर भी, तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई? तो आंसर होगा इथोपिया। तो अभी भारत और इथियोपिया के बीच पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक का आयोजन हुआ अभी 15 अक्टूबर को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना और रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना। और कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले इथोपिया लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में इथोपिया, अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल एडिस अबाबा होती है। और हमने पढ़ा था अभी पहले ही प्रश्न में कि अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय यहीं पर है। इसकी करेंसी होती है इथोपियन बिर। और यहीं पे एक टाना झील आपको मिलेगी, ये इथोपिया की सबसे बड़ी झील है और यहीं से ब्लू रिवर निकलती है। अब कुछ और बैठकें, कुछ सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ था उज्बेकिस्तान में। नाटो समिट अभी हुआ है नीदरलैंड में। पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता हुआ चेन्नई में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्र सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में हुआ। और एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक हुई नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई रांची झारखंड। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम में हुआ। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज ये हुआ तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। INC मतलब हो गया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हो गया। वे किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी, प्लेबैक सिंगर? तो आंसर होगा तेलुगु। तो अभी रावू बाला सरस्वती का निधन हो गया है। वे तेलुगु सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी, प्लेबैक सिंगर जिन्हें आप कहते हो। और अभी 97 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में उनका निधन हो गया। वे ऑल इंडिया रेडियो की पहली सुगम संगीत गायिका भी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो एक अभिनेत्री के रूप में की थी, एक्ट्रेस के रूप में, लेकिन बाद में वो गायन की फील्ड में आ गई। उन्होंने पार्श्व गायिका की शुरुआत 1943 में भाग्य लक्ष्मी नामक फिल्म से की थी। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना। वैसे अभी महाभारत में कर्ण का रोल निभाने वाले एक्टर थे पंकज धीर, उनका भी निधन हो गया कैंसर से। कुछ निधन वाले प्रश्न मैं आपको करवाऊं तो अभी भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में ही पद्मश्री मिला था लेकिन निधन हो गया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी स्पिन पंच। और नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक, तो इनका नाम था फोजा सिंह, पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिल चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे। नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया, ला गणेशन है अब, मतलब इनका नाम ला गणेशन था। आप मुझे बताओ भाई, नागालैंड के राज्यपाल कौन बने हैं? कौन है नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल? औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कट्टिमनाथन कानी, इनका भी निधन हो गया, ये केरल से थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी भारत ने इंडोनेशिया को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? तो इंडोनेशिया इन कैप्सूलों का उपयोग CGM 137 संदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए करेगा। CGM 137 संदूषण मतलब कॉन्टेमिनेशन।
ये एक ऐसी स्थिति है जब वातावरण, भोजन और जीवित प्राणियों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट सीजियम 137 मौजूद होता है और ये मुख्य रूप से परमाणु बम परीक्षण या परमाणु दुर्घटनाओं के कारण होता है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है। इससे अत्यधिक संपर्क में रहने के कारण कैंसर का खतरा बढ़ता है और मृत्यु तक हो सकती है। तो इंडोनेशिया में ये क्यों हो रहा है अभी? तो अभी इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप है और वहीं पे एक लॉन्ग फार्मा में सीजियम 137 के अंश पाए गए हैं। तो इससे लोगों को बचाने के लिए, इससे जो वो सामान एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं जिसमें ये इसके अंश पाए जा रहे हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए भारत ने भी मदद की इंडोनेशिया की ये प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेज करके। देखो, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हो गई, नई कैपिटल नूसंतारा है जो बोर्नियो द्वीप पर मिलेगी। आसियान का हेडक्वार्टर भी वैसे जकार्ता में है। करेंसी इंडोनेशियन रुपया। प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। अभी रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट थे ये। सुमात्रा द्वीप है, यहाँ पे जावा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है। और अभी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज किया था समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ में, गरुण शक्ति भी करते हैं। कुछ ज्वालामुखियों की बात कर रहे हैं जो अक्सर न्यूज़ में रहती है, जैसे माउंट मेरापी, माउंट सिमेरू, माउंट कर्रातुआ, माउंट इबू, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी और माउंट डुकोनो ज्वालामुखी, ये सब यहीं पर है। साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश ये लॉन्च की इंडोनेशिया ने। रिपब्लिक डे 2025 में चीफ गेस्ट ये हैं प्रबोवो सुबियांतो। ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना था इंडोनेशिया और 10वां वर्ल्ड वाटर समिट 2024 वाला हुआ था बाली इंडोनेशिया में। और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा। पीएम मोदी इंडोनेशिया के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कोमोडो एक्सरसाइज बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया था इंडोनेशिया ने बाली इंडोनेशिया में। और अभी चौथा बैडमिंटन एशिया मिक्स चैंपियनशिप 2025 चीन में जो हुआ था उसको इंडोनेशिया ने जीता था चाइना को हरा के। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी नवीनतम सदस्य देश बनेगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, यानी कि भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 85। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। और ये कैसे पता चलता है कि किसी देश के पासपोर्ट से आप कितने देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हो, इससे पता चलता है। तो इसमें टॉप पर है, यानी कि सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 193 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो। वहीं भारत की रैंक 85 है, मतलब भारत के पासपोर्ट से आप मात्र 57 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हो। और इसमें सबसे लास्ट स्थान दिया गया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 24 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री। अब एक तरह से इंडेक्स वाला प्रश्न हो गया। 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रहे हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमने बात करी, भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। पहला जो पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 आया, इसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पर नॉर्वे है। और जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स ये पहली बार जारी हुआ, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने जारी किया। इसमें टॉप पर पटना जिला है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है और टॉप पर आइसलैंड हो गया। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया, फिर नीदरलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे, टॉप पर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसमें टॉप पर डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन हो गया। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड हो गया। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पर है? हनहतियाल मिजोरम का। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है और भारत में टॉप पर बेंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। उसके अलावा अभी स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया, उसमें टॉप पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है और दिल्ली ये 104 स्थान पर है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वां, ये तो हमने देख लिया, टॉपर आइसलैंड है। NIRF 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड रहा। ठीक है, तो ये 2025 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है? तो आंसर होगा 48,646। तो IUCN, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसकी स्थापना होती है 1948 में, और इसने रेड डेटा लिस्ट को स्थापित किया था 1964 में, और 1969 से इसे जारी करना शुरू किया था। तो IUCN की ये जो रेड डेटा बुक है, ये संकटग्रस्त प्रजातियों की इसमें सूची होती है, और ये 9 कैटेगरी में लिस्ट जारी करता है, जैसे कि एक्सटिंक्ट, विलुप्त, संकटग्रस्त, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, संवेदनशील, वल्नरेबल, इस तरह से 9 अलग अलग कैटेगरीज होती है। और ये लिस्ट लगभग हर साल 2 बार अपडेट होती है। तो अभी इसे अपडेट करके जारी किया गया, और इसमें बताया कि इसमें 1,72,620 प्रजातियों को शामिल किया गया, जिसमें से 48,646 प्रजाति विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। और इसमें 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में संशोधन किया गया। 12 में से 8 में तो पॉजिटिव संकेत मिले हैं, पर 4 की स्थिति खराब है। 4 में से 3 है इंडियन कॉर्सर, इंडियन रोलर और रूफस टेल्ड टार्क, और इसको निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है, जबकि लंबी चोंच वाले टिड्डी वार्बलर को लुप्तप्राय श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, और बाकी IUCN के बारे में आपको पहले एक प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, वहां पे डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा गूगल क्लाउड। तो ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने अपना एक बैंड है सीक्रेट माउंटेन, उसको लॉन्च करने के लिए अभी गूगल के साथ समझौता किया। ये दुनिया का पहला AI बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड है। यह बैंड केवल संगीत ही नहीं बनाएगा, बल्कि रियल टाइम में दर्शकों से भी बातचीत करेगा। तो सीक्रेट माउंटेन क्या है? एक डिजिटल म्यूजिक बैंड है, इसमें 6 मेटा ह्यूमन अवतार हैं, और ये किसी असली इंसान जैसे ही दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से AI से जनरेटेड डिजिटल किरदार हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? निर्मल मिंडा। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र पुरस्कार किसने जीता? विम वन डेर ह्यूवर ने, ये साउथ अफ्रीका से हैं। 8,000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? भरत थम्मीनेनी। और भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना किस देश में बनाई जा रही है? मंगोलिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडिया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा कर्नाटक। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने पहले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A का अनावरण कहाँ किया? नासिक। और नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता को शुरू किया UIDAI ने। और तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक अभी कहाँ हुई? बिश्केक, किर्गिस्तान में। उसके अलावा ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा DBS बैंक। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा रुद्रास्त्र। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।